नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो काव्य शास्त्र पर आधारित इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इससे पहले जितने भी क्लासेस आ चुकी हैं आप ज़रूर देख लें एग्जाम से पहले, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े हुए क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अंतःकरण अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत किया, ठीक है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो ओज गुण मौजूद है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का ओज गुण मौजूद है, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है, ठीक है। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य से उद्धृत है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के छठे दृश्य से उद्धृत है। इसके अलावा ओज गुण का अर्थ क्या हो जाता है? तो ओज गुण वाली रचना या फिर कहें तो ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हृदय में जोश, वीरता या फिर उल्लास का भाव उत्पन्न हो, ठीक है। ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हृदय में जोश, वीरता या उल्लास का भाव उत्पन्न हो वह ओज गुणयुक्त रचना मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों की जो रचना होती है उसमें ओज गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ध्वनि संप्रदाय का भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आनंदवर्धन। इसके अलावा आनंदवर्धन का एक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रहते हैं आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य रहे आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। आचार्य भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में यानी कि छठवें और सातवें अध्याय में नाट्यशास्त्र के षष्ठ यानी कि छठा होता है, ठीक है। नाट्यशास्त्र के छठवें और सातवें अध्याय में इन्होंने रस और भाव का विवेचन किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक रहे डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक रहते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद से है। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो अनुमितिवाद सिद्धांत से है। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहते हैं? शंकुक। अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहे शंकुक। उत्पत्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहते हैं? भट्टलोलट। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक रहे भट्टनायक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे वामन, ठीक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहते हैं भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आनंदवर्धन। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो 28 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। औचित्य शब्द का अर्थ क्या होता है? उचित का भाव। औचित्य शब्द का अर्थ हो जाता है उचित का भाव। औचित्य शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? उचित। औचित्य शब्द का अर्थ हो गया उचित का भाव, ठीक है। उचित का भाव। औचित्य शब्द का अर्थ हुआ उचित का भाव। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अद्दौषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है?
अदोषो शगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? तो यह किसका काव्य लक्षण है? हेमचंद्र, यह आचार्य हेमचंद्र का काव्य लक्षण है। महत्वपूर्ण है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। इनमें से किसका मत भुक्तिवाद है? इनमें से किसका मत भुक्तिवाद है? तो भट्टनायक, ठीक है, भट्टनायक का मत भुक्तिवाद है। भट्टनायक का मत या फिर कहे तो भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद है। अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम क्या है? अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। भट्टलोलट के सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलट के सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। ठीक है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यवनिका कहते हैं। नेपथ्य किसे कहते हैं? तो रंगमंच के जो पीछे की जगह होती है, ठीक है, उसे ही आपका नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब स्टेज का जो पीछे का जो भाग होता है जहाँ पे आपके जैसे मतलब नाटक के पात्र वगैरह खड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो से भी क्या हो जाता है आपका वो वाला जो जगह है वो नेपथ्य हो जाता है। पटाक्षेप क्या होता है? तो रंगमंच में नाटक में किसी प्रकार का दृश्य परिवर्तन करने या फिर जैसे समाप्ति पर, ठीक है, समाप्ति पर जो पर्दा गिराने की क्रिया होती है उसे पटाक्षेप कहते हैं। नाटक के अंत में जो पर्दा गिराने की क्रिया होती है उसे पटाक्षेप कहते हैं। और नेपथ्य क्या हो गया? रंगमंच के पीछे का भाग। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, शंकुक ने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है केशवदास। अगला हमें सुमेलित करना है मम्मट। मम्मट की रचना निम्न में से कौन सी है? मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ की रचना कौन सी है? चंद्रालोक। विश्वनाथ की रचना कौन सी है? चंद्रालोक। अच्छा नहीं, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। मैंने इसके बाद वाला ही मतलब इसके साथ में जो है जो साथ वाला है उसे भी बोल दिया गलती से। जयदेव की रचना कौन सी है? चंद्रालोक। जयदेव की रचना है चंद्रालोक। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छा हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। और दंडी की रचना क्या है? काव्यदर्श। मम्मट हो गया आपका काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्रालोक, दंडी काव्यदर्श। आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो यह कथन रहा राजशेखर का। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में जो अभिनय होता है वह किस वेद से लिया हुआ माना है? तो यजुर्वेद से लिया हुआ माना है। मतलब उनका मानना है कि अभिनय जो है यह यजुर्वेद से लिया गया है, भरत मुनि का मानना है। विखंडनवाद के जनक कौन माने जाते हैं? विखंडनवाद के जनक देरिदा को माना जाता है। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? देरिदा को माना जाता है। देरिदा का जन्म अल्जीरिया में यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। निम्न में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से है। अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? निम्न में से भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश भोजराज की पुस्तक है। भोजराज का एक अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। भोजराज का एक अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण लिख दे रही हूँ मैं, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण। ये भोजराज का एक अन्य ग्रंथ है। भोजराज का एक अन्य ग्रंथ है। अभिनव भारती, अभिनव भारती, अभिनव भारती किसकी रचना है? तो अभिनव गुप्त, ठीक है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है, ठीक है, अभिनव गुप्त की टीका है ये, अभिनव गुप्त की यह टीका है। अभिनव गुप्त, अभिनव भारती अभिनव गुप्त की टीका है। व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? व्यक्ति विवेक किसकी पुस्तक है? तो महीम भट्ट। व्यक्ति विवेक किसकी पुस्तक है? महीम भट्ट। व्यक्ति विवेक है, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की पुस्तक है, ठीक है, महीम भट्ट की पुस्तक है व्यक्ति विवेक। काव्य कौतुक, काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है, ठीक है, काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है। भट्टौत, काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है। काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पर भट्टौत पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। भट्टौत नामक ग्रंथ पर, काव्य कौतुक का ग्रंथ क्या है? भट्टौत है। और इस ग्रंथ पर अभिनव गुप्त ने किस नाम से टीका लिखा है? तो काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है, ठीक है, अभिनव गुप्त ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए फिर से। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की टीका है। व्यक्ति विवेक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो महीम भट्ट। काव्य कौतुक ग्रंथ किनकी रचना है? तो भट्टौत की रचना है, जिस पर काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है, ठीक है। भट्टौत पर काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है। अगला सम्मिलित करना है हमें। राजशेखर की रचना निम्न में से कौन सी है? काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। भट्टनायक की रचना कौन सी है? तो हृदय दर्पण। भट्टनायक की रचना है हृदय दर्पण। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त की रचना है अभिनव भारती, अभी देखा हमने। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ हो गया आपका साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? कौन से दो ग्रंथ रस से संबंधित है? 10 रूपक और साहित्य दर्पण। 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ये दोनों ही ग्रंथ रस से संबंधित है। 10 रूपक नामक ग्रंथ के रचयिता रहे धनंजय। 10 रूपक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहते? धनंजय। 10 रूपक नामक ग्रंथ के रचयिता रहे धनंजय, ठीक है, धनंजय। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता रहते हैं विश्वनाथ। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता रहे विश्वनाथ। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? विश्वनाथ। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है, ठीक है। भोजराज ने रीति का एक भेद किसे माना है? तो अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं वामन। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। निम्न में से काव्य मीमांसा के रचयिता कौन रहे? काव्य मीमांसा के रचनाकार रहे राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन रहे? तो राजशेखर। रस गंगाधर के रचयिता कौन रहते हैं? रस गंगाधर के रचयिता रहते हैं पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता रहे पंडित राज जगन्नाथ।
अभिनवगुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता रहे? अभिनवगुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता रहे? तो अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के व्याख्याता रहे। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के व्याख्याता रहे। और इनका दार्शनिक मत क्या रहा? अभिनवगुप्त का दार्शनिक मत रहा शैव दर्शन। अभिनवगुप्त का दार्शनिक मत रहा शैव दर्शन। निम्न में से अलंकारवादी आचार्य नहीं है। अलंकारवादी आचार्य नहीं है। कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य नहीं है। भामा, दंडी, जयदेव ये सभी अलंकारवादी आचार्य है। कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य न होकर के योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत माने जाते रहे। ठीक है, कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति भट्टलोलट ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति भट्टलोलट ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकट माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोची के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोची के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे कुंतक। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? साधारणीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस आचार्य ने दिया? तो भट्टनायक ने दिया। साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक ने दिया और भट्टनायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। भट्टनायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।